Hello everyone, welcome to your favorite YouTube channel इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आई एम योर मेंटोर इमरान खान। स्टूडेंट्स, इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने बात करी थी चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट ऑर्गेनाइजिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी संगठन के ढांचे के अंतर्गत की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये मतलब समझ आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता क्या है। लिखा हुआ है इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरल एंड नॉन मैनेजरल टास्क आर परफॉर्म्ड। यानी एक ऐसा ढांचा होता है, कौन? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा ढांचा होता है जहां पर मैनेजरल यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड और नॉन मैनेजरल टास्क यानी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क नहीं होते हैं उनको भी परफॉर्म्ड वहाँ पर किया जाता है। ढांचा, जैसे हम लोग एक बात करें, हम लोग अपना घर बनाते हैं तो घर का एक फ्रेमवर्क तैयार करवाते हैं कि नहीं कराते, ढांचा तैयार करवाते हैं कि नहीं कराते हैं। उसी प्रकार से जब हम अब किसी संगठन के अंतर्गत काम करते हैं तो उसका भी ढांचा तैयार करा जाता है। अगर ढांचा सही तरीके से तैयार नहीं होगा, ठीक है, तो वर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब यहां पर 4 प्रकार का लिखा हुआ है, फंक्शनल, डिविजनल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोल भी दिया, अगर आपको नहीं दिख रहा हो साफ तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। 4 प्रकार के, फंक्शनल, डिविजनल, लाइन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मगर अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। फंक्शनल और डिविजनल जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं, और ये दो जो हैं ये यानी फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर जो हैं वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब बात आएगा आपके मन में, सर कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है? अगर हम लोग इस साल की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये चीज़, ये जो वर्ड हैं या जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। मगर जिसका जो थर्ड पार्ट आएगा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, मैं उसमें आपको पूरी तरीके से उसको सही तरीके से समझा दूंगा। मगर आसान सी भाषा में समझ लीजिए, ऑफिशियली कनेक्टेड हैं तो फॉर्मल, ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं है, नॉर्मल बातें कर रहे हैं हम लोग अपने जीवन यापन की, ठीक है, अपनी दोस्ती यारी की, तो उसको इनफॉर्मल बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग अब बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की और डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसी प्रकार से वहां के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है। मगर जैसे ही बात करूंगा मैं डिविजनल, डिवीजन का क्या मतलब होता है? भाग देना। उसी प्रकार से डिवीजन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उन प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। फंक्शनल, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर पूरी एंटरप्राइज को डिवाइड करा जाता है। किस आधार पर? मेजर एक्टिविटीज के आधार पर। यानी वहां पर जो मुख्य क्रियाएं हो रही हैं उनके आधार पर पूरी एंटरप्राइजेस को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, और इसी तरीके से वहां पर क्या होती है? वर्किंग परफॉर्म होती है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, शेयर होल्डर। अगर मैं फंक्शनल की बात करूं तो फंक्शनल में शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जर्नल मैनेजर, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। अब ये तो मेजर एक्टिविटीज हो गई। अब इसके अंदर भी डिवीजन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेशन में ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? काम को डिवाइड करना ही पड़ता है। अगर हम काम को डिवाइड नहीं करेंगे तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय इट। यानी यहां पर पूरी एंटरप्राइजेस को मेजर एक्टिविटीज के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है और उसी के आधार पर क्रियाओं को परफॉर्म किया जाता है। जैसे एक प्रोडक्ट बना, जैसे मेटल का प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो मेटल के प्रोडक्ट के अंदर का शेयर होल्डर भी होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होंगे,
जनरल मैनेजर होंगे। अब इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का हमें फ़ायदा उठाना ही उठाना है, क्योंकि हम उन्हीं इंसानों को काम देंगे जो उस काम में परफेक्ट होंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, तो ये 4 एक्टिविटीज़ डिवाइड हो गई। उसके बाद फिर मार्केटिंग वाले ने अपने आपके डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए। तो ये तो बात अलग हो रही है कि जैसे हम लोग एक बहुत बड़े काम को क्या करते थे, छोटे छोटे डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने बोला था ना कि मैंने अपनी दीदी की शादी में 4 लोगों को काम दिया या 2 लोगों को काम दिया, फिर उनके भी दोस्त हैं या अब उन्होंने अपने तरीके से उन काम को डिवाइड करके काम करा, तो वो भी वर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, आसान सी भाषा में, अगर एक प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है एक पूरी कंपनी में, अगर एक प्रकार की एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रकार का सामान बन रहा है, तो एक ही प्रकार का ढांचा तैयार करा जाएगा, अलग अलग प्रकार का ढांचा तैयार नहीं करा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपकी कंपनी में सपोज दैट मेटल भी बन रहा है, कॉस्मेटिक का सामान भी बन रहा है, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार करे जाएंगे, मगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग क्या कर दिए जाएंगे, आपके डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर शेयर होल्डर, तो यहाँ पर भी शेयर होल्डर। जैसे मेटल, यहाँ पर ये मेटल हुआ या कॉस्मेटिक हो गया, तो यहाँ पर भी शेयर होल्डर, यहाँ पर भी शेयर होल्डर। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर जनरल मैनेजर, तो यहाँ पर भी जनरल मैनेजर। तो आपको ये चीज़ें हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये तो बात हुई डिविजनल की, ठीक है ना बेटा। तो आसान सी भाषा में समझ में आ गया कि एक प्रकार का प्रोडक्ट तो फंक्शनल, एक प्रकार से अलग, एक प्रकार से ज़्यादा तो डिविजनल, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस, लिमिटेशन इसमें भी है और एडवांटेजेस और लिमिटेशन इसमें भी है। बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एडवांटेजेस, मैंने बोला है कि यहाँ पर पूरी जो पूरी एंटरप्राइजेस को एक्टिविटीज़ के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम काम डिवाइड भी कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत मैनेजर नियुक्त कर दूंगा। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं उन्हीं लोगों को कमांड दूंगा या उन्हीं लोगों को मैनेजर बनाऊंगा जो अपने काम में परफेक्ट होंगे, ठीक है। अगर अपने काम में परफेक्ट नहीं होगा तो किसी को काम थोड़ी दिया जाएगा। सपोज मैंने घर में खाना बनाने के लिए रसोइये को बुलाया, तो जो रसोइया आया उसको खाना बनाते ही नहीं बनता है, तो क्या मतलब निकलेगा भैया। मुझे अपने बाल कटवाने हैं, मैं बार्बर को बुलाऊंगा, तो बार्बर को अगर जिस बार्बर से बाल काटते बनते उसी को तो बुलाऊंगा ना, कि जिससे नहीं बनते उसको बुला लूँगा, है ना, मैं ही नहीं काट लेता। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब निकल के आ रहा है बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मेजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब बात हो गई है आयोजित करना है, हमें किसी काम को संगठित करना है, कंप्लीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश। बड़े आसान तरीके से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, तालमेल स्थापित हो जाता है। एक कंपनी में केवल अकेला एक ऑनर ही काम नहीं करता है, जितने लोग उसके साथ काम करते हैं उनका भी तालमेल होना ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन वाले का सेल्स वाले से, सेल्स वाले का मार्केटिंग वाले से, मार्केटिंग वाले का पर्सनल डिपार्टमेंट से। मगर अभी जब डिसएडवांटेज में आएंगे तो इसका उल्टा पॉइंट मिलेगा। तो आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों बोला, मैं वो बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पर क्या करा जाता है, तालमेल स्थापित करा जाता है। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कैसे होगा भैया, आप अपने काम में परफेक्ट हो तभी तो आप दूसरे से या अपने अंतर्गत जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आप क्या करोगे, सही तरीके से कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठा पाओगे। मुझसे बनता तो कुछ है नहीं है, तो मेरे नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मैं उनके साथ क्या तालमेल बैठा पाऊंगा, नहीं बैठा पाऊंगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाकर चलना है। सरकार कितना कर रही है कि घर से बाहर मत निकलिए, मगर हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी सजग नहीं है, अभी भी सजग नहीं है। बाहर जाकर समोसे खा रहे हैं, टिक्कियाँ पी रहे हैं, बाहर का होटलों में खाना खा रहे हैं। तो भैया मत खाइए ना, अभी हमारे भारत से, हमारी दुनिया से कोरोना चला तो जाने दीजिए, फिर सब लोग एंजॉय करेंगे, बाहर का खाना भी खाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संयम रखें अपने ऊपर भैया। अगर आप अपने ऊपर संयम रखोगे तभी तो दूसरों के साथ तालमेल कर बैठा पाओगे, यानी आप अपनी चीज़ में परफेक्ट होगे तो आप दूसरों के साथ क्या बैठा पाओगे,
क्या बैठा पाओगे, तालमेल बैठा पाओगे। मैनेजरल एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरी यावत जात केते तिल पर पड़त निशान। अगर एक इंसान लगातार काम कर रहा है, भैया हमारे एक प्रकार का सामान बन रहा है, हम बार बार सामान को बनाते जाएंगे तो हम अपनी चीज़ में क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। और जब परफेक्ट हो जाएंगे तो हम अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। इसलिए आप कोई भी काम करें, लगातार जब हम करते हैं कोई भी काम, तो हमें उसमें इफ़िशिएंसी आ जाती है, हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यहाँ पर कोई भी काम का दोहराव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पूरी होल एंटरप्राइजेस को क्या कर दिया था, मेजर एक्टिविटीज़ के आधार पर डिवाइड कर दिया था। भैया प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन वाला, सेल्स वाले का काम सेल्स वाला, मार्केटिंग वाले का काम मार्केटिंग वाला, और पर्सनल वाले का पर्सनल वाला संभालेगा कि नहीं संभालेगा। तो भैया जब आप सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो भैया यहाँ पर डुप्लीकेशन यानी किसी चीज़ का दोहराव होगा ही नहीं। और जब दोहराव नहीं होगा तो हमारा काम सही समय पर सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेड, बहुत आसान सा पॉइंट है। ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेड का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्स वाला है तो सेल्स वाले से रिलेटेड, मार्केटिंग वाला है तो मार्केटिंग वाले से, और पर्सनल वाला है तो पर्सनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक इंसान को पूरी इंटरप्राइजेस की ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप क्या करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। तो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराओगे तो मगर किसके लिए, जो डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड कराना चाहते हो उसी डिपार्टमेंट के लोग उस ट्रेनिंग को लेंगे और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। बात आते हैं इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शन। अब कोई भी जितने भी हैं, आप जितने भी फंक्शन इसमें परफॉर्म करोगे उसको इक्वल वेटेज देना पड़ेंगे। मोदी जी का क्या है, एक कथन बोला है मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, तभी हमारा देश प्रोग्रेस कर पाएगा। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक पूरी होल एंटरप्राइजेस को एक तरीके से डिवाइड करा गया है कि भाई हमारे एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें जितने भी फंक्शन होंगे क्या होगा, उसको इक्वल वेटेज दी जाएगी। Now we talk about the limitation of functional structure. Ignorance of organizational objective. बात को समझिएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला किसका काम देखेगा, अपने डिपार्टमेंट का, सेल्स वाला अपने डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग वाला अपने डिपार्टमेंट का, पर्सनल डिपार्टमेंट का देखेगा। यहाँ पर यानी हर एक डिपार्टमेंट वाला अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, ना कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को यानी कॉमन गोल को देखेगा। उसे क्या होगा कि नहीं मुझे तो भैया अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, ये वाला सोचेगा नहीं मुझे अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, ये वाला सोचेगा नहीं मुझे अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो जब सब इंसान ऐसा सोचने लगेंगे तो क्या काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहीं पर वो कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी संगठन के स्ट्रक्चर को या ढांचे को सब लोग इग्नोर कर देते हैं और अपना अपना डिपार्टमेंट देख लेते हैं। डिफ़िकल्टी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जब इंसान अपना अपना देखेगा तो क्या वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, नहीं करेगा, बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए हमें अपने जीवन में भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना अपना नहीं देखना है। अगर आपको प्रिंसिपल्स याद हो तो हेनरी फ्योर का एक प्रिंसिपल था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, सबका साथ सबका विकास भी है। यहाँ पर अगर आप दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, सेल्स भी ज़रूरी है, मार्केटिंग भी ज़रूरी है और पर्सोनल भी ज़रूरी है। उसी प्रकार से डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि जब हम लोग अपना अपना देखेंगे तो। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट क्या होगा, कन्फ्लिक्ट मतभेद होंगे। आप अपने डिपार्टमेंट को ऊंचा दिखाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की मांग करोगे HR से, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो देगा। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग बाग क्या होंगे कि आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को सुपीरियर दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की मांग करोगे, जिससे सामने वालों को आपको ये लगने दोगे कि नहीं यार मुझे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। तो कन्फ्लिक्ट ऐसे में ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कन्फ्लिक्ट मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी में मतभेद ना होकर सही तरीके से अगर चलेगा तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं।
हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, जब हर इंसान अपना अपना सोचेगा, मेरे प्रोडक्शन वाले ने अपने पास ज़्यादा रिसोर्सेज ले लिए, सेल्स वाले ने ले लिया, मार्केटिंग वाले और पर्सनल वाले के लिए कुछ बचा नहीं, तो क्या कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये तो हुआ फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरी कंपनी को प्रोडक्ट के आधार पर डिवाइड करना है जो हम मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं। यानी मैंने बताया था ना, मेटल और कॉस्मेटिक। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, यहाँ पर भी एडवांटेजेस हैं और यहाँ पर भी एडवांटेजेस, यहाँ पर एडवांटेजेस क्यों होंगे, एक जगह एडवांटेज लिख दीजिए, यहाँ पर लिमिटेशन मैंने लिखा है। चलिए बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स को समझने से पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कॉस्मेटिक और मेटल, यानी मैंने लिखा है मेटल और प्लास्टिक, या कॉस्मेटिक लिख सकता था मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर ऐसा जो डायग्राम बना है यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये डायग्राम है, स्क्रीन पर भी आपको मैं डाल दूंगा जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, प्लास्टिक या कॉस्मेटिक या मेटल, तो दोनों लोग अपने तरीके से, यानी प्लास्टिक वाला अपने डिवीज़न को बढ़ाने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, कॉस्मेटिक वाला को अपनी उसको डिवीज़न को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इससे कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ होगी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। किसका? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ जो डिवीज़न करे गए हैं प्लास्टिक और मेटल, उनका भी विकास होगा। डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस्ड, किसने अच्छा काम करा है, किस डिवीज़न ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, हम बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भैया? इसने 5 लाख कमाए, इसने 3 लाख कमाए, तो हमें पता चल गया ना कि भैया कितने का अंतर आ रहा है, 2 लाख का अंतर आ रहा है। किसने अच्छा काम करा, इसने अच्छा काम करा। तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसमें थोड़ा सा निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, मगर इसमें हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्विक डिसीजन मेकिंग वाला, यानी अपने डिपार्टमेंट वाला, यानी सपोज मेटल डिवीज़न वाला और प्लास्टिक डिवीज़न या कॉस्मेटिक डिवीज़न वाला अपने डिपार्टमेंट में जब डिसीजन लेना चाहे वो डिसीजन लेकर अपने काम को अच्छी तरीके से सही समय पर कंप्लीट कर सकता है। इजी एक्सपेंशन, आसानी से फैला भी सकते हैं। भैया प्लास्टिक, मेटल, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल आपको अलग अलग डालनी, आप डाल सकते हो अगर आप काम अच्छा तरीके से कर रहे हो। इसी तरीके जैसे आपने यहाँ मेटल बना दिया, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, ठीक है, टेक्सटाइल। आप इस तरीके से डिवीज़न अपने कंपनी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को क्या कर सकते हो बेटा, एक्सपेंड कर सकते हो, फैला सकते हो। ये तो बात हुई इसके एडवांटेजेस की। नाउ वी टॉक अबाउट लिमिटेशन। 3 ही लिमिटेशन है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स, मतभेद, ये वाला यानी मेटल वाला प्लास्टिक वाले से मतभेद करेगा, ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या करेगा, प्लास्टिक वाला सोचेगा कि मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएं और मेटल वाला सोचेगा कि मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मगर दोनों का काम अलग अलग है। तो अपने तरीके से ये लोग अपने रिसोर्सेज मांगेंगे, ये अपने रिसोर्सेज मांगेंगे, मगर मतभेद हो जाता है ना। अगर इसने प्रॉफिट ज़्यादा कमा लिया तो भैया ये चढ़ गए, और इसने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो ये चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आता है डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन। यहाँ पर भी इसी तरीके के फंक्शन परफॉर्म करे जाएंगे, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, पर्सनल, और उसमें भी कॉस्मेटिक में, अगर प्लास्टिक में या मेटल में बात करेंगे तो उसी तरीके के काम का डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स यहाँ पर होगा। और ये कहती है सेल्फिश एटीट्यूड, हर इंसान अपना अपना सोचता है। तो डिविजनल हेड्स में जो प्लास्टिक वाला होगा वो अपना सोचेगा, जो मेटल वाला होगा वो अपना सोचेगा, जो कॉस्मेटिक वाला होगा वो अपना अपना सोचेगा। यानी सबका सेल्फिश एटीट्यूड होता है कि मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, मुझे अपने से ही मतलब है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है ना। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपको अगर पार्टी चाहिए तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन को दबाएं और ऑल दबाएं, तो मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरे वीडियोस को आप लोग देखिए, क्योंकि मैं कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान से भाषा में
यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, क्योंकि पढ़ाई वो जो समझ में आए, और इमरान सर करते हैं कुछ यही प्रयास। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अपना नेक्स्ट वीडियो। अब वो मैं शायद वो इसी का लास्ट हो या फिर क्या हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर हो, मगर जाइएगा नहीं कहीं पर भी, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो बने रहें कौन से चैनल पर, इमरान सर सक्सेस पॉइंट पर। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने इमरान सर को। नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज़।